हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साड़ी का स्लीवलेस ब्लाउज देखकर तो उसके औसान खता हो गए। साड़ी तो उसका कभी भी फेवरेट ड्रेस नहीं रहा और ऊपर से स्लीवलेस ब्लाउज देखकर वो शदीद कोफ्त में खड़ी थी कि अचानक फाखरा बेगम बेडरूम में दाखिल हुई और उसे ब्लाउज हाथ में पकड़े देखकर उनका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा, लेकिन खुद पर जब्त करके बोली, मीरब माय डार्लिंग, तुम अब तक तैयार नहीं हुई। हमें पूरे 8 बजे तक वहां पहुंचना था और अब सिर्फ आधा घंटा बचा है। तो वो उनकी बात सुनकर परेशानी से उनकी तरफ देखने लगी। मामा, मैं इसको कैसे पहनूं? क्या मतलब है कैसे पहनूं? वो भुएं उचकार कर हैरत से बोली, ये कैसा ब्लाउज है? इसके तो बाजू ही नहीं है। कितना अनकंफर्टेबल होगा ना बगैर बाजुओं के। मीरब, तुम कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं हो, एक बिजनेस क्लास से ताल्लुक़ रखती हो। तुम्हारी क्लास की लड़कियों को ऐसी बातें सूट नहीं करती। कम ऑन बेबी, ग्रो अप नाउ। लेकिन मामा, आप नाज़ली को ले जाए ना, वो तो वैसे भी पार्टीज बहुत एंजॉय करती है। तुम्हारा दिमाग खराब है मीरब, वो दांत पीस कर बोली। तुम में और उसकी एज ग्रुप में बहुत फ़र्क है। तुम एक खूबसूरत, जवान और दिलकश लड़की हो। ऐसी पार्टीज़ में तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं, उनके साथ डीलिंग करनी होती है। अच्छा नहीं है कि तुम वक्त पर बिजनेस के तमाम असरार और रमूज सीख जाओ। आज नहीं तो कल तुमने ही इस बिजनेस को संभालना है। मेरा तो कोई बेटा है नहीं जो मेरा बाजू बनेगा, इसीलिए कल तुमने ही बेटा बनकर इस कारोबार को चलाना है। लिहाजा हम कारोबारी लोगों को कारोबार के साथ साथ ऐसी पार्टीज का अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कारोबारी डील्स अक्सर ऐसी ही पार्टीज में बासानी तय हो जाती हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूं? तो वो उनकी ताईद में सर हिलाने लगी। तो फाखरा बेगम उसके गाल को प्यार से थपथपाते हुए कमरे से बाहर चली गई। एक बहुत बड़ा मरहला तय करने पर वो अपने आप को शाबाशी की मुस्तहिक समझने लगी। इंतहाई शातिर अंदाज में उन्होंने एक मार्का तो फतह कर लिया। कॉरिडोर से गुजरते हुए उनकी नज़र जुबैर शाह के बड़े से पोर्ट्रेट पर गई तो वो उसके सामने जा रुकी। सीने पर हाथ बांधे वो उस पोर्ट्रेट को घूर कर देखने लगी और देखते ही देखते उनके होंठों पर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट उतर आई। अपनी इकलौती बेटी को वारिस बनाकर वो सब कुछ जो आपने मुझसे छीन लिया है, सच कहूं तो आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। आपने क्या समझा था कि उसे एक नागन से महफूज कर गए हैं? तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी। आप मुझसे और मेरी बेटी से इतना बड़ा दगा करके जाएंगे, ये मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। काश अगर मुझे ये सब वक्त पर पता चल जाता तो मैं आपको स्लो पॉइजन से ख़त्म ना करती, बल्कि उस वक्त तक इंतज़ार करती जब तक कि आप अपने हाथों ये जायदाद मेरे नाम ना लिख देते। आपने अपने तौर पर बड़ी चाल चली, चुपके से सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया और मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी। मैं तो बेखबरी में मारी गई शाह जी। आपके मरने के बाद जब आपके वकील ने बताया कि आपने अपनी ज़िंदगी में ही एक वसीयत तैयार की है जिसकी रूह से तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की मालिक आपकी इकलौती बेटी मीरब है, तो यकीन कीजिए मेरे पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई शाह जी। लेकिन यकीन करें, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। उनके पोर्ट्रेट से दिल ही दिल में बातें करते हुए फाखरा बेगम के चेहरे के तासुरात बिगड़ने लगे। उसे पहले के गुस्से से उनके आसाब चटकने लगते। वो वहाँ से हट गई। वो अक्सर इस पोर्ट्रेट के सामने खड़े होकर अपना रेजोल्यूशन ज़रूर दोहराती थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपने शौहर के मरने के बाद उनकी तस्वीर को कॉरिडोर के बिल्कुल सामने लगाया था, ताकि आते जाते उस तस्वीर पर नज़र पड़ती रहे और वो अपना मकसद ना भूल सकें।
वो सीढ़ियों से उतरकर लाउंज में जाने ही वाली थी कि सामने से आती अपनी बेटी नाजली को देखकर रुक गई। उसे कमीज शलवार पहना देखकर उनके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उतरी। वो कुछ खफा खफा सी लग रही थी और फाखरा बेगम ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि नाजली किस बात पर रूठी हुई है, लेकिन अभी ये मनाने का वक्त नहीं था और ना ही वो किसी बहस में उलझना चाहती थी। नाजली भी चुपचाप उनके पास से गुजरने ही वाली थी कि उन्होंने उसे रोका और आहिस्ता से कहा कि हम ज़रा लेट नाइट वापस आएंगे। बुआ को हमेशा की तरह अपने कमरे से कम आज रात बाहर मत निकालना, उन्हें अपने साथ ही सुलाना, और हाँ, लाउंज का दरवाज़ा अपनी निगरानी में बंद करना। नौकरों पर मत छोड़ा करो हर बात, तुम्हारी ये बड़ी गलत आदत है। हाँ ना मम्मा, मैं तो हूँ ही गलत, बस आपकी चहेती जो हर बात में सही है, वो मुंह फुलाकर बोली। तो फाखरा बेगम गुस्से से अपनी बेटी को देखती रह गई और फिर सरसराते लहजे में बोली, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रही हूँ। जब तुम्हें यह समझ आएगी तो तुम मेरे पाँव धो धो कर पियोगी और मुझे दुआएं दोगी। पागल लड़की, कभी तो अकल के नाखून लो। फिर वो उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कमरे में लेकर आई और दरवाज़ा बंद करके तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ी। तुम्हारे हर वक्त के ये ताने मेरा कलेजा छलनी करते हैं। तुम इतनी सी बात भी नहीं समझती कि वो मेरी सौतेली बेटी है, इस जायदाद की इकलौती वारिस है। उसे मुट्ठी में रखना वक्त की ज़रूरत है, जबकि तुम मेरी सगी औलाद हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो। तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैंने बड़े बड़े प्लान सोच रखे हैं। एक दफ़ा ये जायदाद किसी तरह हमारे हाथ आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। उस वक्त तक कम से कम अपना ये मुंह बंद रखो और कोशिश करो कि अपनी सौतेली बहन के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहो, ताकि जब 18 साल की उम्र में उसे अपनी जायदाद की कुल मुख्तारी मिल जाए तो उस वक्त तक हम उसका इतना ब्रेन वॉश कर चुके हों कि वो अंधा एतमाद करते हुए खुद अपने हाथों से अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे और मेरे नाम लगा दे। कम से कम उस वक्त तक के लिए अपने इस हसद पर काबू पाना सीख लो तो बेहतर होगा। तुम नहीं जानती कि जायदाद के मामले कितने नाजुक होते हैं। मम्मा, मैं कब से ये बातें सुन रही हूँ। सच्ची बात तो यह है कि मेरी तो बस हो गई है। आप हमेशा यही बातें करके मुझे चुप करवा देती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप उसे मुझसे बहुत ज़्यादा फौकियत देने लगी हैं। आप कभी भी मुझे तो ना बिजनेस डिनर पर साथ रखती हैं और ना ही उन पार्टीज़ में लेकर जाती हैं। आप ये सब करके क्या साबित करना चाहती हैं? क्या मेरी पर्सनैलिटी उससे कम है? तो फाखरा बेगम ने माथे पर हाथ रखकर अफसोस में सर हिलाते हुए बोली, तुम्हें जितना भी मैं समझा लूं कम है, तुम नहीं समझोगी। इन पार्टीज़ और डिनर की आड़ में बहुत कुछ होता है। तुम नहीं जानती कि किस किस्म के बुढ़े, ठरकी और तमाशबीन टाइप के मर्द इकट्ठे होते हैं यहाँ, और मैं नहीं चाहती कि इन पार्टीज़ में तुम्हें लेकर जाऊं। ऐसा ना हो कि किसी बदनज़र की नज़र तुम पर पड़ जाए और वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाए। ये लोग माहिर शिकारी होते हैं जो खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें कहीं का भी नहीं रहने देते। वो उनकी बात समझी या नहीं समझी, लेकिन वो उसे उसके हाल पे छोड़कर बाहर निकल आई। सीढ़ियों की रेलिंग पर हाथ रखते ही उनकी नज़र नीचे लाउंज पर पड़ी तो स्याह साड़ी में लिपटी हुई मीरब किसी संगे मरमर के मुजस्मे से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी कि वो उस पर से नज़र हटाना भूल गई। वाकई कातिल शबाब की मालिक है ये लड़की। अब मज़ा आएगा ना। एक गहरी मुस्कुराहट उनके होंठों पर मचलने लगी तो उस पर नजरें जमाए वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। उनकी आहट पाकर जो ही मीरब पलटी तो फाखरा बेगम को ऐसा लगा कि एक पल को सब कुछ रुक गया हो। वो उसके करीब आई, उसे सर से पैर तक देखा और टूट कर उसकी तारीफ करने लगी तो वो शर्मा गई। वो उसे लेकर पोर्च में आई तो ड्राइवर ने उनके लिए गाड़ी के दरवाजे खोले तो वो उसे लेकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बहुत ही बड़ी सी कोठी के सामने जाकर रुकी तो कोठी के सामने सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां रुकी देखकर
मीरब तजब्जुब का शिकार हो गई। इस तरह की बिजनेस पार्टी में वो पहली बार शिरकत कर रही थी और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कि अंदर कैसा माहौल होगा। वो इंतहाई बाएतमाद तरीके से गाड़ी से निकली और जो ही कोठी के अंदर दाखिल हुई तो उसका सारा एतमाद ही बह गया। लॉन में रंगो बू का एक सैलाब आया हुआ था। ताहद्दे निगाह मर्द ही मर्द नजर आ रहे थे। वो अपने लिबास को लेकर एकदम झिझक सी गई। एक तो उसका ब्लाउज स्लीवलेस था और दूसरा काफी छोटा भी था। वो एकदम से ही परेशान हो गई। फाखरा बेगम तेजी से अंदर दाखिल हुई और हर एक से घुलने मिलने लगी, जबकि वो कोने में एक जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। उसे तो घरेलू फंक्शंस अटेंड करने का भी कोई तजर्बा नहीं था और ये तो पार्टी ही मर्दाना थी। उसे अब पछतावा होने लगा कि क्यों उसने मामा की बात मानकर ऐसा ड्रेस चूज किया। उसे मना कर देना चाहिए था। उसे अब अपने आप पर भी गुस्सा आने लगा कि जो ख्वामा बिला सोचे समझे उसने साड़ी पहन ली। एकदम फाखरा बेगम ने दाएं बाएं देखा तो उसे कहीं पर भी मीरब नजर न आई तो वो थोड़ा सा परेशान हो गई। वो पलटकर इधर उधर देखने लगी तो उन्हें मीरब लॉन के सुनसान से कोने में खड़ी दिखाई दी। वो तेजी से उसकी तरफ आई। फाखरा बेगम को अपनी तरफ आता देखकर उसकी घबराहट कम हुई। वो जो ही उसके करीब पहुंची तो वो जल्दी से बोली, ममा आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? उसकी बात सुनकर फाखरा बेगम डपट कर बोली, ये क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो मीरब, और तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? उनकी आंखों में गुस्सा वाज़ेहा था। चलो आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊं। लेकिन मुझे किसी से नहीं मिलना। उसके लबो लहजे में घबराहट थी। मुझे घर जाना है। वो बार बार साड़ी के पल्लू को अपने बाजुओं पर लपेटते हुए बोली तो उसकी ये हरकत देखकर फाखरा बेगम गुस्से से पागल होने लगी। ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो मीरब? सब देख रहे हैं। हम यूं पार्टी छोड़कर जाएंगे तो सब क्या सोचेंगे कि हम इतने बैकवर्ड हैं। मामा, वो झुंझुलाई, आपको मुझे ऐसी पार्टी के बारे में मुकम्मल तफसील से बताना चाहिए था ना। क्या बताती तुम्हें? वो त्योरी चढ़ाकर बोली तो वो खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखते हुए बोली, आपको ये अजीबो गरीब मर्द नज़र नहीं आ रहे क्या? और इनके साथ आई हुई ये आधे अधूरे कपड़ों में मलबूस लड़कियां, ये इनकी फैमिली की तो नहीं लग रही। ये जिस तरह से इन मर्दों के सामने बिछ रही हैं, इनकी हरकतें और हुलिये देखकर शर्म आ रही है। ऊपर से आपने मुझे एक ऐसा ड्रेस पहना दिया है। मुझ में और इन लड़कियों में बहुत कम फर्क लग रहा है मामा। फॉर गॉड सेक मीरब, मत करो ऐसी बातें। किसी ने सुन लिया तो लोग हंसेंगे हम पर। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊं। और ये जो साड़ी तुमने अपने इर्द गिर्द किसी सती सावित्री की तरह लपेट रखी है, इसे हटाओ और पुरएतमाद तरीके से इस हाई सोसाइटी में मूव करो ताकि पता चले कि तुम भी एक हाई क्लास से ताल्लुक़ रखती हो। अब कोई हिमाकत मत करना, किस कदर शानदार लग रही हो, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुमने अपना सारा एतमाद ज़ीरो करके रख दिया है। अब सीधी चलो मेरे साथ, खबरदार जो कहीं रुकी तो। 2 कदम आगे जाकर फाखरा बेगम ने पलट कर देखा तो वो मरे मरे कदमों से उनकी तरफ आ रही थी। वो उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए साथ ले जाने लगी। वो जो ही लॉन के कोने से निकलकर सामने आई तो हर तरफ से मर्दों की निगाहें उसकी जानिब किसी भूखे शिकारी की तरह उठने लगी। वो ये सब अच्छे से महसूस कर रही थी। तभी वो बेइंतहा घबरा गई। इन बिजनेसमैन के सामने खूब मॉडर्न लेकिन कम लिबास वाली लड़कियां अटखेलियां कर रही थी, लेकिन वो उन पर से तवज्जो हटाकर नादीदा नज़रों से बस मीरब को ही देखने लगे। फाखरा बेगम की क्या नज़र कमज़ोर थी या वो जानबूझकर इन तमाम नज़रों को समझना नहीं चाहती थी, मीरब की समझ से बालातर था। वो बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से अपने उरियां बाजू और पेट को छुपाने की अपनी सी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी क्योंकि साड़ी काफ़ी हद तक सिल्की थी और सिल्की साड़ी को संभालने का उसके पास कोई तजर्बा भी नहीं था।
वो शदीद अस्तराब में मुब्तला हो गई, लेकिन फाखरा बेगम उसकी परेशानी को दूर करने की बजाय उसे हर बिजनेसमैन के पास ले जाकर उसका जोरों शोर से तारुफ करवाए जा रही थी। उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उसकी तरफ हाथ ना बढ़ाया हो। हर कोई उसके हाथ को पकड़कर काफी देर तक झुलाता रहता कि उसे उलझन होने लगती। वो अपने हाथ की पुश्त पर उनकी उंगलियों की अजीबो गरीब हरकत भी बाकायदा महसूस कर रही थी, जो उसके लिए इंतहाई कराहियत आमेज बात थी। वो अपना हाथ छुड़ाती तो फाखरा बेगम उसे किसी और बिजनेसमैन से इंट्रोड्यूस करवा रही होती, जो पहले से भी ज्यादा उसके बदन को छेद करने वाली नजरों से देख रहा होता था। उसके मुंह से तो अब हाय हेलो भी नहीं निकल रहा था। वो बस सर हिला देने पर ही इक्तफा कर रही थी। वो अपना सारा एतमाद खो चुकी थी और बस ये चाहती थी कि किसी तरह इन गिद्धों की नजरों से अपने आप को छुपा ले। उन्हें बिजनेसमैन में से एक दरमियानी उम्र का दराज कद, चौड़ी छाती और सलीके से बाल बनाए और बगैर कोई औरत साथ लटकाए तन्हा ड्रिंक से शुगल करने वाला सुनान मलिक भी था, जो फाखरा बेगम की बगल में इस सहमी सी लड़की को इंतहाई गौर से देखकर सोचने पर मजबूर हो गया कि मैडम फाखरा इतनी मासूम लड़की को इस पार्टी की जीनत बनाने पर क्यों तुली हुई हैं। सुनान मलिक इस शहर का इंतहाई बाअसर बिजनेसमैन था, जिसके कारोबार ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी फैले हुए थे और बिजनेस की दुनिया में उसका नाम ही काफ़ी था। लेकिन वो दूसरों से इंतहाई मुख्तलिफ था। अपनी ड्रिंक के छोटे छोटे घूंट भरते वो इस लड़की को इंतहाई दिलचस्पी से देख रहा था कि जिसके चेहरे की घबराहट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को कवर कर रही थी। इस पार्टी में आई बाकी लड़कियों की निस्बत वो उसे काफ़ी कम उम्र और सादा तबीयत की लगी। वो एक नज़र में जांच गया था कि ये कोई पार्टी गर्ल नहीं है, बल्कि काफ़ी घरेलू टाइप की लड़की है। अलबत्ता ये और बात है कि वो काफ़ी हसीन थी। इसी वजह से वो जल्द ही बाकी लड़कियों की निस्बत हर एक की मंजूर नज़र बन गई। यहाँ तक कि फाखरा बेगम, जिनके पास उसे लेकर नहीं भी जा पा रही थी, वो खुद ही उस लड़की के गिर्द जमा होने लगे और फाखरा बेगम के चेहरे की खुशी तो छुपाए नहीं छुप रही थी, जबकि वो लड़की किसी मासूम बच्चे की तरह फाखरा बेगम के बगल में पनाह ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सुनान मलिक के लिए ये सूरत हाल जहां नई थी वहां हैरत अंगेज भी थी। अचानक फाखरा बेगम ने सुनान मलिक को देख लिया और वो इस घेरे में से मीरब को खींचकर सुनान मलिक के पास ले आई। वो सुनान मलिक से इंतहाई पुरतपाक अंदाज में मिली तो सुनान ने भी उस लड़की के एहतराम में अपना ड्रिंक काउंटर पर रख दिया और हत्तल इम्कान कोशिश की कि वो उसकी तरफ ना देखे, क्योंकि वो उसे मजीद नर्वस नहीं करना चाहता था। गुफ्तगू के दौरान अचानक फाखरा बेगम ने सुनान मलिक से कहा, आप मेरी बेटी से मिले हैं? और फिर अपने पीछे खड़ी मीरब को हाथ से पकड़कर सामने ले आई। इनसे मिलिए जनाब, ये हमारी मीरब हैं। मीरब, सलाम करो सुनान साहब को। तो मीरब ने उकताई हुई नज़र से सुनान मलिक की तरफ देखा, सलाम किया और फिर नज़रें झुका ली। सुनान को उसकी आवाज़ उसकी सूरत की तरह भली लगी। फिर फाखरा बेगम और सुनान के दरमियान कारोबारी अंदाज में बातें होने लगी, जो मीरब के लिए इंतहाई गैर दिलचस्प थी। वो बोर होकर इधर उधर देखने लगी, जबकि सुनान मलिक ना चाहते हुए भी बार बार उसे देखने लगा, जबकि फाखरा बेगम नज़रों के इस तसादुम को खूब अच्छी तरह से समझ रही थी। अचानक फाखरा बेगम ने मौजू बदलकर सुनान मलिक की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि कैसी लगी आपको हमारी मीरब? बहुत हसीन, सुनान मलिक के मुंह से अचानक निकला तो मीरब ने इंतहाई कड़ी नज़रों से उसकी जानिब देखा, लेकिन वो तो जैसे मीरब को देखकर हिप्नोटाइज हो गया था। दूसरी तरफ फाखरा बेगम ये बात अच्छे से जान चुकी थी कि तीर निशाने पर जाकर लगा है। मौका परस्त तो वो हमेशा से थी, लिहाजा मौका गनीमत जानते हुए वो फौरन बोली, कुछ काम हमारे आपकी तरफ निकलते हैं, कभी सोचिएगा उन पर।
अगर आप हमारे साथ तामुन करेंगे तो हम भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। ये बात करके इशारतन उन्होंने तिरछी निगाह से मीरब की तरफ देखा तो सुनान मलिक समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही हैं। तो वो भी मीरब पर नजरें जमाए बगैर लगी लपटी बोला, क्या इसे डील फाइनल करने के लिए बतौर तोहफा पेश कर रही हैं? अगर ये पेशकश है तो मैं डील फाइनल करने पर राजी हूं। अब ये मेरी हुई। सुनान मलिक की बात सुनकर मीरब कपकपाई, क्योंकि वो इतनी बच्ची नहीं थी कि ज़ूमाइनी बात ना समझ सके। फाखरा बेगम ने सुनान मलिक की बात पर फौरन आमीन करते हुए अपना हाथ मिलाया ही था कि मीरब ने घबराहट से अपनी माँ की तरफ देखा, जिसे उसने कभी भी सौतेली माँ का दर्जा नहीं दिया था। वो इस माहौल में खुद को एकदम ही गैर महफूज तस्वुर करने लगी थी कि अचानक फाखरा बेगम ने उसे अपने साथ वॉशरूम चलने का कहा तो वो उनके साथ चल पड़ी। वैसे भी वो सुनान मलिक की नज़रों से दूर जाना चाहती थी। लॉन से निकलकर जब वो अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़े तो उसने एकदम से फाखरा बेगम को कहा कि मामा, मुझे अब मज़ीद यहाँ नहीं रुकना। आप वॉशरूम से निकलें तो हम फ़ौरन घर चलेंगे। तो फाखरा बेगम ने कोई जवाब ना दिया, जिसकी वजह से वो मज़ीद परेशान हो गई। फाखरा बेगम बाथरूम में जाने के बाद फ़ौरन ही बाहर निकली। उफ़, इस बाथरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा। मैं ज़रा साथ वाला बाथरूम चेक कर लूँ। तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? बाहर नहीं निकलना, मैं बस अभी आती हूँ। ये कहकर वो उसका जवाब सुने बगैर ही बाहर निकल गई तो वो उस कमरे में टहलने लगी। ये काफ़ी कुशादा कमरा था, जिसमें बहुत बड़ा डबल बेड पड़ा हुआ था। कमरे की हर चीज़ साहिबे खाना के ज़ौक़ की निशानदेही कर रही थी। दीवारों पर लगी सीनरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक हर चीज़ काफ़ी महंगी थी। इस कमरे की खिड़की पर दबीज़ पर्दे पड़े हुए थे। उसने वो पर्दे एक तरफ किए तो सामने लॉन में चहल पहल काफ़ी कम दिखाई दे रही थी। तो गोया पार्टी ख़त्म हो चुकी है। चलो अच्छा हुआ, अब मम्मा मुझे यहाँ रुकने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगी। उसे अचानक ख्याल आया कि काफ़ी देर हो गई, मम्मा अब तक नहीं आई। तो वो दरवाजे की तरफ आई और जो ही उसने हैंडल पर हाथ रखा तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। दरवाजे को लॉक लगा हुआ था। वो हैरान थी कि दरवाज़ा लॉक कैसे हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर उसने दरवाजे से कान लगाकर बाहर की आवाज़ सुनने की कोशिश की तो बाहर दूर दूर तक उसे सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था। तो वो घबराकर ज़ोर ज़ोर से मम्मा मम्मा करने लगी। शुरू शुरू में उसे लगा कि गलती से दरवाज़ा बंद हो गया है। अभी मम्मा आएंगी और दरवाज़ा खोलेंगी तो वो उनसे लिपट जाएगी। उसे अब बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब काफ़ी देर हो गई तो उसकी तशवीश बढ़ने लगी। कहीं मामा को कुछ हो ना गया हो, ये सोच कर ही वो लरज़ गई। क्या खबर बाथरूम में गिर ही ना गई हो, इस ख्याल के आते ही वो लरज़ गई। अब उसके हाथ पैर लरज़ने लगे। फाखरा बेगम उसकी सौतेली माँ थी। उसके डैडी ने उसकी माँ के मरते ही फाखरा बेगम से शादी कर ली थी। उसके डैडी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन अचानक ही दूसरी शादी करने के बाद उनकी तबीयत गिरी गिरी रहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई गैर महसूस अंदाज में फाखरा बेगम डैडी के बिजनेस को देखने लगी और मीरब के डैडी कुछ अरसे के बाद बिल्कुल ही घर के होकर रह गए। अब फाखरा बेगम बिजनेस के तमाम मामलात अपने हाथ में ले चुकी थी और डैडी से मशवरा करना तक गवारा न करती। मीरब और फाखरा बेगम का ताल्लुक धूप छाँव जैसा था। मीरब उनके रवैये को कभी भी समझ ना पाई। बज़ाहिर वो इसे बहुत अच्छे अंदाज में मिलती थी, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मीरब को ऐसे लगता कि जैसे वो उसे शदीद नापसंद करती हैं। लेकिन चूंकि वो इंसानों को पढ़ने में इतनी महारत नहीं रखती थी, इसीलिए वो इतनी बदजन ना हुई। उसने नाज़ली को भी हमेशा अपनी बहन की तरह ही समझा, लेकिन नाज़ली और इसके दरमियान एक अनदेखा फासला था। नाज़ली ने कभी भी उसे अपनी बहन का दर्जा ना दिया।
मीरब को नाज़ली और फाखरा बेगम के दरमियान एक ममता की साफ झलक दिखाई देती थी, लेकिन ये झलक उसे अपनी और फाखरा बेगम के दरमियान कभी भी एक लम्हे के लिए भी नजर न आई। और वो इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार थी कि उसके डैडी एक रात को ऐसे सोए कि फिर कभी ना जागे। उनकी नागहानी डेथ के बाद वो अपना सब कुछ फाखरा बेगम को ही समझने लगी। उसके पास हकीकी रिश्तों की कोई लंबी लाइन नहीं थी। ले देकर इस बड़ी सी कोठी की छत के नीचे फाखरा बेगम और उसकी सौतेली बहन का रिश्ता इसके लिए गनीमत था। वो इन्हें अपना बहुत बड़ा सहारा समझने लगी थी। वो चूंकि काफ़ी कम उम्र थी जब उसके डैडी का इंतकाल हुआ था, लेकिन फाखरा बेगम ने जिस तरीके से कारोबार और घर के निज़ाम को संभाला, तो इस बात के लिए वो फाखरा बेगम की बहुत एहसानमंद रहती थी। यही वजह थी कि वो उनका बहुत ख्याल रखने लगी। उसने कभी भी उन्हें सौतेला नहीं समझा, लेकिन उनके सर्द रवैये इसकी समझ से बालातर थे। और अभी भी अचानक फाखरा बेगम के ना आने के बावजूद वो उनके बारे में हुस्ने ज़न ही रख रही थी। और अब तो वो इस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजा बजा कर और चीख चीख कर थक चुकी थी कि वहीं दरवाजे के साथ ही बैठ गई और रोने लगी। अचानक दरवाजे का हैंडल घूमा तो वो एक तरफ उठकर खड़ी हो गई, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो सामने सुनान मलिक को देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने एक बार फिर अपनी साड़ी के पल्लू को अपने गिर तेजी से लपेटा और हकलाते हुए बोली, वो एक्चुअली मामा बाहर गईं तो ये दरवाज़ा लॉक हो गया। वो बाहर ही होंगी, मैं उन्हें देखती हूँ। ये कहकर वो जो ही आगे बढ़ी तो सुनान मलिक उसकी बातें सुनते सुनते कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनान की यह हरकत देखकर वो बौखला गई। ये आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? इसे खोलें, बाहर मेरी मम्मा है, मुझे उनके पास जाना है, वो बाथरूम गई थी। खुदा न ख्वास्ता कहीं गिर ना गई हो, उन्हें कहीं चोट ना लग गई हो। तो उसकी बात सुनकर सुनान उसे अजीबो गरीब नज़रों से देखने लगा। कमाल है, तुम उसे अपनी माँ कहती हो। सुनान ने इतना गैर मुतवक्के सवाल किया कि वो अपनी जगह हिल गई और फिर फौरन बोली, जी हाँ, मैं सिर्फ मामा कहती ही नहीं, समझती भी हूँ। तो वो उसकी बात सुनकर उसके मासूम चेहरे पर फैली घबराहट देखकर कुर्सी पर जा बैठा ताकि वो उसके यूं खड़े रहने से परेशान ना हो। सुनान को आराम से कुर्सी पर बैठा देखकर वो एकदम दरवाजे के पास गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। तो अपने पीछे उसे सुनान की आवाज़ आई, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ख्वामा की मुशक्कत मत करो। तो वो उसकी बात सुनकर हैरत ज़दा रह गई। क्यों नहीं खुलेगा? खोलें इसे, मुझे बाहर जाना है। इसका कोई फ़ायदा नहीं, बाहर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ है अब इसी कमरे में और इसी घर में है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम वाकई मासूम हो या बनने की कोशिश कर रही हो? सुनान की तरफ से ये दूसरा सवाल था। वो उसकी बात सुनकर अब ठीक ठाक परेशान हो गई। आप मुझसे साफ साफ क्यों नहीं कह देते? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, बस तुम्हें यह समझा रहा हूं कि आराम से बैठ जाओ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। सुनान की बात सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शर्म आनी चाहिए आपको, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी। तो उसकी बात सुनकर सुनान मुस्कुरा दिया। हाँ ज़रूर, अपनी मम्मा को बताना, अगर वो यहाँ पर हुई तो। क्यों, कहाँ है मेरी मम्मा? वो खैरियत से तो है ना? तो सुनान ने उसे गहरी नज़रों से देखकर बोला, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक है और अपने बकायमी होशो हवास में तुम्हें एक नाइट के लिए मेरे हवाले कर गई हैं। लेकिन फिर मेरे और उनके दरमियान में एक और डील हुई कि मैं जब तक चाहूँगा तुम्हें अपने साथ रखूँगा और उसके बदले में मैं उनके बिजनेस को
फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा। वो सुनान की बात सुनकर सख्ते में आ गई। ये सब झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी ममा ऐसा कभी नहीं कर सकती। माएँ ऐसी नहीं होती। हाँ वाकई, माएँ ऐसी नहीं होती। अगर वो माएँ हों तो। सुनान मलिक एक इंतहाई गहरी बात कर गया था, जिसे सुनकर उसके 14 तबक रोशन हो गए। तुम एक नंबर के झूठे हो, वो चीखी तो सुनान मलिक गुस्से से खड़ा हो गया। अगर मैं झूठा हूं तो जाओ ढूंढो अपनी मामा को इस कोठी के अंदर। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना। अब तुम ये मत कह देना कि तुम्हारी माँ को भूलने का मर्ज है और वो अपनी जवान बेटी किसी गैर मर्द के हवाले करके घर चली गई हैं। उसकी बात सुनकर मीरब थर थर कांपने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस औरत को उसने हमेशा माँ का दर्जा दिया, वो तो किसी नायिका से भी बदतर निकली। सुनान उसकी बदलती हुई कैफियत को गौर से देख रहा था। अचानक वो इसके करीब आया तो वो एकदम पीछे हटी, यहां तक कि दीवार के साथ जा लगी। सुनान उसके करीब थोड़े से फासले पर आकर रुक गया। उसका चेहरा रिश्तों पर एतबार टूटने के बाद पीला पड़ गया था और होंठ कपकपा रहे थे। वो भी अपने रिश्तों का डसा हुआ था, इसीलिए इस कैफियत को बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो इसे दिलासा देने के लिए उसके करीब गया तो वो एक हिज़यानी अंदाज में चीखी, दूर रहो मुझसे, मेरे नज़दीक मत आना। तो वो एकदम से पीछे हट गया। तुम यहाँ महफूज हो, डरो नहीं मुझसे। अगर तुम इतने ही गैरतमंद हो तो मुझे इस कमरे से निकालो। मीरब की बात सुनकर सुनान मलिक सोच में पड़ गया। फिर उसने दरवाज़ा खोला और मीरब की तरफ देखा तो मीरब किसी तीर की तरह तेजी से उसके पास से निकलकर बाहर को भागी। वो ममा ममा पुकारती चली जा रही थी और पागलों की तरह बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी कि अचानक सुनान मलिक ने उसे बाजू से पकड़ लिया और फिर आहिस्ता से कहा, आओ मेरे साथ। फिर वो उसे लेकर अपनी पूरी कोठी में फिरा ताकि वो इत्मीनान कर ले कि यहाँ उसकी माँ नहीं है। पूरी कोठी का मुआयना जब उसने खुद अपनी आंखों के साथ किया तो वो बेयकीनी के अंदाज में अपने होंठ चबाने लगी। ममा ऐसा नहीं कर सकती। अपने छोटे से माली फायदे के लिए वो अपनी बेटी को नहीं बेच सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दुखी लहजे में मुसलसल बड़बड़ाने लगी। उसकी टांगों से जान निकल गई तो वो जमीन पर बैठ गई। तो सुनान मलिक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, यहाँ से उठो और जाकर लेट जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी माँ मुझे बेचकर चली गई। वो सुनान मलिक की तरफ सर उठाकर देखने लगी तो सुनान मलिक उसके दुख पर तड़प गया। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं किसी की बांदी बन जाऊंगी, कोई मेरा खरीदार होगा। काश मेरी मोहब्बत और यकीन की मुझे इतनी बड़ी कीमत अदा ना करनी पड़ती। देखो मेरी बात सुनो। वो उसके करीब ही बैठ गया तो वो एकदम से डर गई। एक तो तुम डरती बहुत हो यार। मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं क्या? हाथ तक नहीं लगाया, फिर तुम मुझसे क्यों इतना घबरा रही हो? वो उसके करीब ही आलती पालती मारकर बैठ गया, क्योंकि जानता था कि अगर वो जोर जबरदस्ती से उसे कमरे में लेकर जाएगा तो वो डर जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि पहली ही नज़र में वो अपना दिल इस मासूम सी लड़की पर हार बैठा था। सुनान मलिक जो कि एक चट्टान था और उसे यकीन था कि उसे कभी भी मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन आज उसका ये यकीन इस धान पान सी लड़की को देखकर हमेशा हमेशा के लिए मुतज़लज़ल हो गया और वो गले गले तक इस लड़की की मोहब्बत में डूब गया। उसे नुकसान पहुंचाना या उसकी मर्जी के खिलाफ उसे छूने का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जो जाहिर है इतना आसान नहीं था। वो उसके करीब बैठी हुई थी, लेकिन अब भी वो बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से
अपने जिस्म को ढांपने की कोशिश कर रही थी। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, रानी तुम्हारा ख्याल रखेगी, ठीक है? परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे यहां नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। क्या करोगी अपने घर जाकर? सुनान मलिक ने तल्खी से पूछा। मैं तो फिर तुम्हारी इज्जत का ख्याल रख रहा हूं। अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ ने किसी और मालदार असामी के साथ तुम्हारी डील की होती तो शायद अब तक तुम्हारी इज्जत नीलाम हो चुकी होती। जहां हो आराम से बैठो, वो उसे सख्त लहजे में कहता हुआ वहां से चल दिया। तो मीरब किसी हारे हुए जवारी की तरह दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। आनन फानन उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आ गई। अभी कुछ पल पहले वो अपने घर में आज़ाद जिंदगी गुजार रही थी और अब गुलाम की तरह किसी और के दर पर पड़ी हुई थी। ये सोचते ही उसकी आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। जिंदगी में उसका कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिससे वो इस वक्त मदद की भीख मांगती। वो तड़प तड़प कर रोने लगी और अल्लाह से मदद मांगने लगी। थोड़ी ही देर बाद एक मुलाजमा उसके करीब आई और उसे अंदर कमरे में चलने का कहा, लेकिन वो ना मानी। तो मुलाजमा थोड़ी देर उसके पास बैठने के बाद वहां से चल दी। तकरीबन 2 घंटे उसे वहां बैठे हुए हो गए थे। उसकी कमर अकड़ चुकी थी, लेकिन अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो वो संभल कर बैठ गई। आने वाला सुनान मलिक था। उसे फर्श पर बैठा हुआ देखा तो उस पर खफा होने लगा। तुम अब तक यहां पर ही बैठी हो, चलो उठो। लेकिन मीरब ने उठने से इनकार कर दिया। यार, क्या पागल लड़की हो तुम। अच्छा ठीक है, ये कपड़े चेंज कर लो, तुम इस साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो। फिर उसने शॉपर उसके पास रख दिया। बेहतर होगा कि अंदर जाकर आराम से कपड़े चेंज करो और सो जाओ। ज्यादा स्ट्रेस मत लो। अभी तो दुकानें बंद थीं तो कोई खास कपड़े नहीं मिल सके। कल मैं तुम्हारे लिए और भी कपड़े ले आऊंगा। फिलहाल इन पर गुजारा करो। अगर दिल माने तो अंदर जाकर सो जाओ। ये कहकर वो वहां से चल दिया। काफी देर यूं ही गुमसुम रहने के बाद मीरब ने आहिस्ता से ड्रेस वाला शॉपर उठाया और कमरे में घुस गई। अंदर से उसने कमरे को कुंडी लगा ली। मुतमईन होने के बाद उसने अपने कपड़े चेंज किए तो एकदम से उसका एतमाद बहाल हो गया। जोड़ा काफी कीमती लग रहा था और आरामदेह भी। उसने साड़ी का गोला बनाया और दीवार से दे मारा और फिर बिस्तर पर गिरकर वो दुनिया माफिया से बेगाना हो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो रानी उसके लिए नाश्ता लेकर आई। थोड़ी देर के बाद सुनान रानी की मौजूदगी में जब कमरे में दाखिल हुआ तो जाने क्यों उसे मीरब के चेहरे पर कोई खौफ के आसार नजर न आए तो वो थोड़ा सा मुतमईन हो गया। मीरब नाश्ता तकरीबन ख़त्म कर चुकी थी तो रानी बर्तन लेकर चली गई। सुनान मलिक ने आहिस्ता से मीरब को मुखातिब करके कहा, मुझसे शादी करोगी? इतना अचानक सवाल पूछने पर मीरब के बाजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस हालत में जब वो उसकी ज़र खरीद गुलाम थी और वो जो चाहे इसके साथ सलूक कर सकता था, लेकिन वो एक हलाल रास्ते की तरफ उसे बुला रहा था, तो वो हवन्नकों की तरह उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन अगर मैं ना कर दूं तो? अचानक ही मीरब के मुंह से निकला तो सुनान के चेहरे पर एक सन्नाटे की सी कैफियत तारी हो गई। वो इस लड़की को कोई भी सख्त बात कहने के लिए खुद को आमादा नहीं कर पाया तो आहिस्ता से बोला, मोहब्बत हो गई है तुमसे यार, वरना सुनान मलिक को इनकार करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन मीरब बीबी, तुम बगैर किसी रिश्ते के मेरे साथ कैसे रह सकती हो? और अगर मैं यहां ना रहना चाहूं तो कहां जाओगी? कोई ठिकाना है तुम्हारे पास तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ आता हूं। सुनान मलिक की बात सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इस भरी दुनिया में तो उसका कोई भी नहीं था और वो रिश्ते जिन पर वो अंधा एतमाद करती थी वो उसे बीच चौराहे में
बेच गए। इसके लिए ये फैसला कठिन था, लेकिन बिला आखिर उसने सुनान मलिक से शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी जिंदगी की नाव एक अजीबो गरीब सफ़र पर रवां दवा हो गई। वो सुनान मलिक पर एतबार तो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस एतबार ने उसे बहुत बड़े बड़े धोखे दिए थे। लेकिन वो इस दिल का क्या करती जो आहिस्ता आहिस्ता सुनान मलिक की तरफ माइल होना शुरू हो गया था, क्योंकि सुनान मलिक ने उसे जिस तरह से हलाल तरीके से अपनाया था, इस बात ने मीरब के दिल में उसके लिए ख़ास जगह बना दी। उसकी शादी को कई माह गुजर चुके थे कि एक दिन सुनान ने उसे अपने साथ बाहर चलने का कहा तो वो हैरान रह गई। वो उससे पूछ पूछ कर थक गई कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन उसने नहीं बताया। अचानक जब गाड़ी उसके आबाई घर की तरफ मुड़ी तो अजियत से मीरब का चेहरा बिगड़ गया और वो चीख कर बोली, सुनान, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? फरते जज्बात से उसके होंठ कपकपा रहे थे। तुम्हें किसी ने बुलवाया है, वो धीमे से बोला। किसने? फाखरा बेगम ने। मैं उस औरत का मुंह नहीं देखना चाहती, गाड़ी मोड़ लो प्लीज, वो मुल्तजी लहजे में बोली। एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश है, मैं टाल नहीं सकता। तुम भी कोशिश करो कि अपना दिल इतना सख्त मत करो। जाने क्यों सुनान की बात उसके दिल को लगी और वो खामोश हो गई। गाड़ी जब फाखरा विला के गेट से अंदर दाखिल हुई तो मीरब को लगा कि जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो बैठी रही तो सुनान ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा और फिर उसे अपने साथ लेकर कोठी के अंदर दाखिल हुआ। ये वो घर था जिसमें उसका सारा बचपन, लड़कपन और जवानी के कुछ अय्याम गुजरे थे। चप्पे चप्पे पर उसकी यादें बिखरी हुई थी, मगर फिर फाखरा बेगम का वो रूप सामने आया कि जिसने अपने रिश्तों से ही एतबार उठा दिया। लेकिन जो ही सुनान उसे लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बिस्तर पर लेटी हुई फाखरा बेगम को देखकर मीरब को शदीद झटका लगा। ये वो फाखरा बेगम तो नहीं थी, ये तो हड्डियों का एक ढांचा थी। इसे क्या हो गया? वो दिल ही दिल में उस पर नजरें जमाए सोचने लगी कि अचानक फाखरा बेगम ने आंखें खोली और जो ही उसकी नज़र मीरब पर पड़ी तो वो उसे देखकर सख्ते में आ गई। फालिज ने उनके पूरे जिस्म को मफलूज कर डाला था। अचानक फाखरा बेगम उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी तो उन्हें इस हालत में देखकर मीरब की आंखों में भी आंसू आ गए। ये सब क्या है सुनान? मकाफाते अमल, सुनान ने सरगोशी में जवाब दिया तो वो अस्तगफार पढ़ने लगी। नाजली कहाँ है? वो घर से भाग गई थी और अब उसका कोई पता नहीं है। मीरब नाजली और फाखरा बेगम के हालात देखने के बाद अल्लाह के इंसाफ पर ईमान ले आई। फाखरा बेगम को यूं रोता देखकर उसने वहीं खड़े खड़े उन्हें माफ़ कर दिया और फिर सुनान के साथ मिलकर उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया और उनकी देखभाल की तमाम जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि वो जान गई थी कि लालच और पैसे की हवस ने उन्हें इस हाल को पहुंचा दिया था कि उनकी अपनी जमा की हुई दौलत भी उनके काम नहीं आ रही थी। लिहाजा इस हालत में उसका दिल नहीं माना कि वो उन्हें अकेला छोड़ जाए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।